अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करूंगा जो रिसेंटली मेरे क्लिनिक पे आया। और इस केस को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं इस केस के ज़रिए दो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप तक कन्वे करना चाहता हूँ, जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको कन्वे करूँगा। तो जो केस था वो ये था कि 23 साल का लड़का था और उसकी शादी को कोई 2 साल हो गए थे और अभी तक औलाद नहीं हुई थी उसको। उसने अपनी मिसेस का चेकअप करवाया जो बिल्कुल नॉर्मल था। फिर उसने अपना कहीं से चेकअप करवाया तो उसमें उन्होंने बताया कि इसको एज़ोस्पर्मिया है, जो उसका स्पर्म काउंट था वो नील था। एज़ोस्पर्मिया एक ऐसी बीमारी होती है जो मर्दाना बांझपन करवाती है और उसमें आपके जो जरासीम होते हैं, जो बच्चे पैदा करने वाले सेल्स होते हैं, वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो खैर वो उसको किसी ने मेरे पास रेफ़र किया तो वो रिपोर्ट लेके मेरे पास आया और मकसद उसका ये था कि आगे मेरे लिए क्या हो सकता है। खैर तो मैंने उसको उसका मुआयना करना शुरू किया। तो जब मैंने उसका मुआयना किया तो उसमें एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे देखने को मिली। वो ये थी कि उसकी जो गोलियाँ थी, दोनों गोलियों का साइज़ इंतहाई छोटा था, बहुत ही छोटी छोटी, बिल्कुल ना होने के बराबर उसकी गोलियाँ थी दोनों। अब ये हैरान कुन इसलिए था कि उसके जो बाकी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स थे, जो मर्दाना करैक्टरिस्टिक्स थे, वो नॉर्मल थे। यानी उसकी दाढ़ी मूछें थी, उसका बिल्ट मर्दाना था, इसके साथ साथ उसकी आवाज़ भारी थी और उसके जो नफ्स का साइज़ था वो भी नॉर्मल था। जिससे ये बात क्लियर हुई कि ये जो उसकी गोलियों का साइज़ है ये बचपन से छोटा नहीं है। यानी कि जब इसको बलूगत आई या जब वो बालिग हो रहा था तो उस वक्त उसकी गोलियों का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल था, जिसकी वजह से उसके बाकी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स नॉर्मल थे। हुआ ये कि उसको बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से उसकी गोलियों का साइज़ छोटा रह गया है। अब ये जानना बड़ा ज़रूरी था कि क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से उस गोलियों का साइज़ छोटा हो गया। खैर मैंने उसको अपने पास बिठा लिया और मैं बड़ी डिटेल में उसकी हिस्ट्री लेना शुरू की, उससे पूछना शुरू किया, इंटरव्यू करना शुरू किया। उससे पूछा कभी कोई चोट तो नहीं लगी थी, कोई कीमोथेरेपी तो नहीं लगवाई, ऑपरेशन तो नहीं करवाया, वेरिकोसील का मसला तो नहीं था। तो उसने सब चीज़ों को डिनाई किया कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, एक ज़रूर बात उसने जो है वो जिससे वो एग्री किया और उसने कन्फेस किया कि हुआ ये था कि उसने कुछ अरसा हकीम की दवाई इस्तेमाल की थी। अब मैंने उससे जब उससे डिटेल पूछी तो उसने मुझे बताया कि जब वो 18-19 साल का था तो उसको एहतलाम बहुत ज़्यादा आता था। तो उसको किसी ने बताया कि ये तो बहुत बड़ा मसला है और इसकी वजह से आप जो है वो कमज़ोर हो जाओगे, तो आप इसका इलाज करवाओ। तो वो किसी हकीम के पास गया, हकीम साहब ने दवाई दी। वो 1-2 साल दवाई वो खाता रहा और उस दवाई के खाने के बाद उसका एहतलाम बंद हो गया और उसके बाद से उसको कभी एहतलाम नहीं हुआ और फिर उसने दवाई छोड़ दी। फिर उसकी शादी हुई और फिर उसके बाद औलाद नहीं हुई। तो अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करें कि जो दवाई वो एहतलाम रोकने के लिए इस्तेमाल करता था वो बेसिकली एनाबॉलिक स्टीरॉइड था। होता ये है, हमारी जिस्म का ये असूल है कि जब बाहर से कोई चीज़ मिलती है तो अंदर की प्रोडक्शन जो है उस चीज़ की वो ख़त्म हो जाती है। अब जो मर्दाना हार्मोन है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो भी एक स्टीरॉइड है। तो जब आप बाहर से स्टीरॉइड ले रहे होंगे तो जो अंदर का स्टीरॉइड है वो बनना बंद हो जाएगा। तो इस केस में भी यही हुआ कि ये जब बाहर से एनाबॉलिक स्टीरॉइड ले रहा था तो इसके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो गई। अब टेस्टोस्टेरोन बनाना होता है गोलियों ने, टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन को बनाना होता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन बन ही नहीं रहा, गोलियों का काम ही नहीं हो रहा कोई जिस्म में, तो वक्त के साथ साथ उनका साइज़ छोटा होता जाता है। और इस केस में भी यही हुआ कि जब टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ख़त्म हो गई, बाहर से स्टीरॉइड उसको मिलने लग गया, तो अंदर का स्टीरॉइड जो है उसका वो बनना बंद हुआ, जिसकी वजह से उसकी गोलियों का साइज़ जो है वो वक्त के साथ साथ छोटा हो गया, छोटा छोटा होता गया और अल्टीमेटली ऐसी स्टेज पे आ गया कि जिसमें वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई उसकी गोलियाँ। तो अब यहाँ पे जो दो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ, वो पहला मैसेज तो ये है कि हम लोगों ने हमारी सोसाइटी में लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो एहतलाम है उसको एक बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ है। एहतलाम या जिसको नाइट फॉल या बेड ड्रीम कहते हैं, यानी कि नींद में या सोते में जो सीमेन का अखराज होता है। होता यह है कि इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, ये एक कुदरती अमल है, ये कोई बीमारी नहीं है और इसके साथ छेड़छाड़ करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप नेचर के साथ, कुदरत के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे इस बच्चे को हुआ
کہ اس نے دوائی استعمال کی، اس کا احتلام تو بند ہو گیا، لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی کے لیے مردانہ بانجھپن کا شکار ہو گیا۔ تو پلیز احتلام کو اتنا ہوا نہ بنائیں، یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے یہ جس کے لیے آپ کو علاج کروانے کی ضرورت پڑے۔ میں ایک الگ سے ویڈیو بھی بناؤں گا جس میں میں کوشش کروں گا کہ احتلام سے ریلیٹڈ جتنے بھی میتھس ہیں اور الٹی سیدھی باتیں بنی ہوئی ہیں میں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے، اور جو دوسرا امپورٹنٹ میسج میں آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں، جب بھی آپ کو سیکس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو تو پلیز کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جایا کریں، ایسے عطائیوں کے ہاتھ نہ چڑھا کریں۔ دیکھیں، میں حکیموں کے خلاف یا ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے خلاف نہیں ہوں، وہ بھی ان کی ایک فیلڈ ہے، ان کی ایک کاؤنسل ہے، وہ پڑھائی کرتے ہیں، وہ اس کاؤنسل سے رجسٹریشن لیتے ہیں اور وہ پریکٹس کرتے ہیں۔ میں عطائیت کے خلاف ہوں، میں کویکری کے خلاف ہوں۔ حکیموں میں اور ہومیوپیتھ ڈاکٹر میں بھی عطائی موجود ہیں جو کہ جنہوں نے نہ کوئی پڑھائی کی ہوئی ہوتی ہے، نہ کوئی ایگزام کلیئر کیا ہوتا ہے، نہ کوئی کاؤنسل سے رجسٹریشن کروائی ہوتی ہے، وہ انلیگل ہوتے ہیں بیسیکلی۔ تو پلیز ہمیشہ میک شور کریں کہ آپ جس بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، چاہے وہ ایلوپیتھک کا ڈاکٹر ہے، ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے، تو میک شور کر لیں کہ وہ کوالیفائڈ ہے یا نہیں ہے، تاکہ آپ آنے والے وقت میں کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، شکریہ۔